अच्छा अजीत जी, आपकी इन चीजों में रुचि कैसे आई? मतलब हमें तो ये चीजें पढ़ने को नहीं मिली जो आप बताते हो। मतलब हम तो सिंपल फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए, बोर्ड की में अच्छा ये आएगा, इनको अच्छे से याद कर लो, लिख के आ जाओ, पास हो जाओ जयराम जी की। थोड़ा बहुत जो अच्छा पढ़ने को मिला वो आईआईटी जे की जब तैयारी कर रहे थे तब थोड़ा अच्छा पढ़ने को मिला चीजों। पर जो चीजें आपसे सुनने को मिलती हैं वो हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीजें होती भी हैं। ये थोड़ा सा एक चीज ये होती है, कॉमन सेंस होता है विषयों के बारे में, किसी भी विषय को लेकर के। और आगे चलकर ये थोड़ी जिद में परिवर्तित हो गई मेरी कि हाँ, मुझे अपनी एक पुस्तक लिखना है। और इतना समझ में आ रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में विज्ञान के नाम पे प्रचारित प्रसारित कर दी जा रही थी। तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना इसको दूर किया जाए। अब मेरे पास कोई तथ्य तो थे नहीं, तो मैंने पुस्तकों का अध्ययन करना चालू किया। और हमारे भारत में एक बहुत अच्छी परंपरा रही है आज से लगभग 60-65 साल पहले कि लगभग 600 पुस्तकों का अनुवाद किया गया है भारतीय भाषाओं में। और बल्कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी भाषा में लगभग 600 विज्ञान, दर्शन, कला की पुस्तकों का अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। हमारे भारत सरकार ने उसको अनुदान किया और उसको पब्लिश किया हुआ है। तो उन्हीं को पढ़ पढ़ के ये सब तथ्य मिलते गए, इतिहास जानने को मिला, विज्ञान का दर्शन सीखने को मिला। और जो 2, 5, 10 जो उसके दर्शन है विज्ञान के, उनमें आपस में जो द्वंद्व है, जो टकराव है की स्थिति जो बनती है, और आने वाले समय में जो दार्शनिक हुए उन्होंने किस तरह से उसका समाधान प्रस्तुत किया, इन सभी को पढ़ पढ़ के धीरे धीरे सीखते गए, जानते गए, कुछ मनन करते गए। और जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन में है, जो सभी के जीवन में घटित होती हैं, कि क्या उनका संबंध या उनके जो समाधान है हम उन विज्ञान की पुस्तकों से हमें प्राप्त हो सकता है क्या। तो कुछ मिलते गए, कुछ आज भी अनुत्तरित हैं। तो वो प्रश्नों के उत्तर, बस ये है कि वो मन में हमेशा बने रहने चाहिए वो प्रश्न। हो सकता है उनके उत्तर तुरंत में मिल जाए, हो सकता है 14-15 साल भी लग सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह से यात्रा चालू हुई विज्ञान की समझ को लेकर। ठीक है। अच्छा नहीं, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, मैं तो गाजियाबाद का हाँ, बताऊंगा अपना पर्सनल अनुभव। एक तो हाँ, ले दे के गाजियाबाद में सरकारी या जो ढंग की लाइब्रेरी है वो एक ही है, उसमें हाँ, भयंकर भीड़ रहती है। और हाँ, उसके अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के ही छात्र उसमें मिलते हैं। हाँ, पुस्तकें ही प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेंगी, हिंदी की पुस्तकें बहुत कम होती हैं दुर्भाग्य से। हम्म, और अगर हों भी तो वही साहित्य की चुटकुलेबाजी इस तरह की चीजों की ज्यादा होती है, या प्रतियोगी परीक्षाओं की। विज्ञान हाँ, से संबंधित कुछ अच्छा साहित्य आप पढ़ना चाहें तो वो नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि हिंदी माध्यम के छात्रों की कोर्स की किताबें भी नहीं उसके अंदर थी। मैं ये देख थोड़ा बड़ा हम्म। दुख हुआ इस चीज को देखकर भी। तो आपको मतलब ये कैसे पता लगा कि इस बारे में कोई पुस्तक होनी चाहिए कि विज्ञान की आ, रूपरेखा हो जिसके अंदर विज्ञान का दर्शन हो? हाँ, ये मुझे काफी इंटरनेट की दुनिया में मुझे खोजना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो पुस्तकें मुझे उपलब्ध हुई वो दो स्रोतों से हुई। एक भोपाल में लाइब्रेरी है, मौलाना आजाद लाइब्रेरी है, जिसे कलेक्टर, भोपाल के कलेक्टर सर ने उसको दोबारा विकसित किया है। और वहां से मुझे सबसे ज्यादा पुस्तकें मिली। और दूसरा नंबर है मुझे एक archive.org, इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहां से मुझे लगभग 50-60 पुस्तकें विज्ञान की वहां से उपलब्ध हुई हैं, जो लगभग की 70-80 साल वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। उनका फिर मैंने अध्ययन किया और वो बहुत सहयोगी सिद्ध हुई मेरे लिए, मेरे जीवन में। चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कई लोगों के बिल्कुल। मैसेज आए हैं। विजय जी आपका नमस्कार, मोहन जी आपको भी नमस्कार। और विजय जी आप थोड़ा परिचय जानना चाह रहे हैं जीत जी का, तो मैं थोड़ा जीत जी का परिचय करा देता हूँ। राहुल जी नमस्कार। अजीत जी विज्ञान के दर्शन, विज्ञान के इतिहास आदि पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका एक ब्लॉग भी है बेसिक यूनिवर्स के नाम से, जिसको भारत का बेस्ट ब्लॉग का अवार्ड मिला है
मतलब साइंस में जो बेस्ट ब्लॉग है वो इनका पाया गया है। इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है, विज्ञान की रूपरेखा, और शायद दो आग तीन से पुस्तकें अंतरिक्ष और तक। पाइपलाइन में है। अच्छा, उसका नाम बदल दिया, सॉरी, आग से अंतरिक्ष तक, जिसमें इसी चीज की चर्चा है काफी गहराई से, जो हम इस पे आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और इनकी जो विज्ञान को लेकर जो ज्यादा रुचि है, वो उस चीज में नहीं है कि जो स्कूली विज्ञान पढ़ाया जाता है, न्यूटन के नियम फिर सवाल कर लो, उसका भी महत्व है अपना, लेकिन विज्ञान जो आज हम पढ़ते हैं वो वहां से चलता हुआ यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या उसका इतिहास रहा, क्या उसका दर्शन रहा, क्या उसके अंदर बदलाव आते गए, इसमें अजीत जी की थोड़ी रुचि ज्यादा है और हमारी भी रुचि ज्यादा है। चलिए अजीत जी, मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ, फिर आप शुरू कीजिएगा। आज का हमारा विषय है विज्ञान का इतिहास, तो थोड़ा सा, और इसके साथ उससे अगला विषय है हमारा विज्ञान का दर्शन। और ये जो दोनों ही हमारे विषय हैं, विज्ञान का इतिहास और विज्ञान का दर्शन, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा रोशनी डालेंगे अजीत जी। अजीत जी, अब गेंद आपके पाले में, कृपया कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, नमस्कार भाई। आ, जैसा कि अमरजीत जी ने आज बताया कि आज की चर्चा का विषय है विज्ञान का इतिहास। और दूसरा, हाँ, उन्होंने आगामी जो चर्चा का विषय, जो विज्ञान विमर्श का चर्चा का विषय उन्होंने बताया, विज्ञान का दर्शन। दरअसल ये जो विज्ञान का इतिहास है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये अपने आप, और विज्ञान का दर्शन और विज्ञान का इतिहास मिलाकर के इन दोनों के विषय अध्ययन करने का उद्देश्य पूरा हो पाता है। तो आज का चूंकि विज्ञान का इतिहास है, तो हम केवल विज्ञान के इतिहास पर चर्चा करेंगे, विज्ञान के दर्शन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञान का जो दर्शन है वो जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपलब्धियां मानव या वैज्ञानिक ने जो जिन विधियों का उपयोग किया है, क्या उसमें कुछ गलती तो नहीं है। कभी कभी ऐसी बहुत सी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं जब वैज्ञानिकों को ये बात पता ही नहीं लगा कि उन्होंने कोई एक नई खोज कर ली है ना। तो इसलिए अभी आज हम विज्ञान के दर्शन पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल विज्ञान के इतिहास पर चर्चा करेंगे। और विज्ञान के इतिहास में भी मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा कि आज की चर्चा की बात कर रहा हूं। मैं आज की चर्चा में मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य केंद्र, मतलब सूर्य केंद्र में है और ग्रह और जो उपग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस तरह की तथ्यात्मक बातों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा कि सबसे पहले किसने क्या खोजा, सबसे पहले किसने क्या दावा किया। मैं आज बात करूंगा इतिहास बोध। दरअसल विज्ञान का जो इतिहास है हमारा, उसको अध्ययन करने का एक उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये कहता है कि ताकि जो समाज के लोग हैं वो विज्ञान और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसके प्रति सजग हो सके, उसके लिए वो प्रशिक्षित हो सके। इसलिए हम लोग विज्ञान का इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब ये जो विज्ञान का जो अध्ययन है जो हमारे द्वारा किया जाता है, वो उसका एक बात समझ में आती है कि ये दो तरह से होता है। पहला होता है विज्ञान का इतिहास और दूसरा होता है उस इतिहास का बोध। तो इतिहास जो होता है वो कभी नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुत्वाकर्षण ये कभी नहीं बदलेगा, है ना। परंतु क्या बदल सकता है, उसका इतिहास का बोध। और ये हमेशा निर्भर करता है कि ये जो वर्तमान के साथ में वो जो इतिहास है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो किस तरह से संबंध रखता है या उसकी जो प्रासंगिकता है वर्तमान के संदर्भ में किस तरह से है। तो आज हम चलिए, ये एक रूपरेखा हो गई आज के विषय को लेकर के, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ये खोजने की कि ऐसी विज्ञान की सबसे पहली वैज्ञानिक खोज हम किसको कहेंगे। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है ये बहुत लाखों वर्ष तक जाती है, लगभग 3 लाख वर्ष तक जाती है। और इसमें मानव जाति जो है वो कई प्रजातियों में उपलब्ध थी, जैसा कि आपने होमो सेपियंस या होमो डेयस नामक एक जो अभी 2 पुस्तकें आई हैं युval नोवा हरारी जी की, उन्होंने 7 प्रजातियों के बारे में वर्णन किया है जो कि लगभग 70,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई हैं। तो मैं वहीं उन्हीं की
चर्चा करूंगा। होमोसेपियंस, अभी हम जो वर्तमान में हैं, जो हमारी जो पीढ़ी है, ये हमारी होमो, मानव जाति, जाति है। ये होमो जो है वो जाति है, और जो सेपियंस है वो प्रजाति है, ये उसके अंदर की एक शाखा है ना। तो इसी तरीके से सेपियंस जैसी दो और शाखाएं हैं जिन्होंने विज्ञान में पहली वैज्ञानिक खोज की थी, और वो पहली वैज्ञानिक खोज थी आग, है ना। तो वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिन्होंने आग पर काम किया? तो पहला तो आपने सुना होगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति थी जिसने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था, और दूसरी एक और प्रजाति थी होमो एर्गेस्टर। तो ये दो प्रजाति थी जिन्होंने आग पर नियंत्रण करना शुरुआत कर दिया था, और इसे हम एक वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। और एक ये चर्चा को थोड़ा सा एक रोचक बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अमरजीत जी, अमरजीत जी जी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं सभी लोगों से, तो कृपया करके उनका सभी का माइक ऑन कर दीजिए। और छोटा सा प्रश्न है कि आग, जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि आग एक वैज्ञानिक खोज है या एक आविष्कार है। तो आप सभी से आपको एक एक करके मैं नाम लूंगा सभी लोगों का, तो आपको ये बताना है कि आग वैज्ञानिक खोज है या एक आविष्कार है। सबसे पहले मोहन जी कृपया करके बताएं, आपको क्या लगता है, आग एक खोज है या एक आविष्कार है? मोहन सिंह जी। चैट बॉक्स में लिख दे, क्यों ना चैट सर बॉक्स में लिख दे अपने अपने खोज जवाब। है। नहीं नहीं, डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, मोहन जी बताइए। सर आग एक खोज है। जी ठीक है। इसके बाद दीपक जी बताएं, आपको क्या लगता है कि आग एक खोज है या एक आविष्कार है? सर मेरे हिसाब से तो वे आग एक आविष्कार है। आग एक आविष्कार है, वेरी गुड। जी। इसके बाद उपाध्याय जी आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आग एक खोज है या आविष्कार है? जी, ये एक वैज्ञानिक खोज है। अच्छा, वैज्ञानिक खोज है, बहुत बढ़िया। दीक्षित अंकल जी से नहीं पूछूंगा क्योंकि वो काफी बड़े हैं हमसे, और उनसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। पंकज जी आप बताएं कि आग एक खोज है या एक आविष्कार है? पंकज जी। आग एक सर ना तो खोज है ना आविष्कार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद है प्राची राय, आप बताएं कि आग एक खोज है या एक आविष्कार है? आग की खोज हुई थी, वो आविष्कार नहीं है। अच्छा, खोज हुई, ठीक है। इसके बाद दीपक जी हो गए, मोहन जी हो गए, विशाल जी आप बताएं। सर आग एक खोज है। अच्छा, बहुत बढ़िया। राहुल जी, भैया, राहुल भैया, हेलो राहुल भैया, क्या आप बताएंगे? राहुल भैया, चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं सुन रहे हैं मुझे लगता। इसके बाद कोई और भी आया, राहिल जी क्या आप बता सकते हैं कि आग एक खोज है या एक आविष्कार है? ये आग एक आविष्कार है। जी चलिए ठीक है। अमरजीत जी अब सभी के माइक बंद कर दीजिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ मैं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा आग के बारे में, कि आग ना ही एक खोज है और ना ही एक आविष्कार है। वो दरअसल जो हम जिसको बोलते हैं कि आग एक खोज है, तो हमको ये पता होना चाहिए था कि जो आग की यदि खोज हो गई है, तो क्या आप ये कभी आपने सोचा कि जो लोग जिन्होंने आग की खोज करी होगी, आदि मानव, उनको ये पता है होगा कि आग का आग के लिए ऑक्सीजन की कितनी उस आग को जलाने के लिए या आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको नहीं पता था, है ना। तो इतना तो समझ में आता है कि आग एक खोज नहीं है। अब हम पूछे क्या आग एक आविष्कार है, तो एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या उन्होंने आग को बनाया था, जैसे कि आज हम लोग लाइटर के माध्यम से बना लेते हैं, या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट में की कुछ जो बूंदें होती हैं जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, उसे ग्लिसरीन के साथ मिला लेते हैं और उसमें आग प्रज्वलित हो जाती है, क्या इस तरह का कोई है?
या लाइटर या माचिस के द्वारा, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा हम आग को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, यदि हम इन तरीकों के द्वारा यदि आग की प्राप्ति करते तो हम इसको आग का आविष्कार बोलते, है ना। तो चूंकि ऐसा तो हुआ नहीं था, तो इसको हम आविष्कार भी नहीं बोल सकते हैं। तो फिर हम आग की खोज जो शब्द का उपयोग करते हैं वो क्या है? दरअसल वो ये है कि सबसे पहले जो जिसे हम आग की खोज कहते हैं वो प्रकृति की खोज थी। जब हमें सबसे पहली बार ये बात पता लगी थी, जब हमें प्रकृति का बोध हुआ था कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक रूपता पाई जाती है, एक रूपता। और या ये हम कह सकते हैं कि जो आग को नियंत्रण में लेने की जो समझ है या जो संभावना है, उसकी खोज की गई थी। आग की खोज नहीं की गई थी, आग की ना ही खोज की गई थी और ना ही उसका आविष्कार किया गया था। विशुद्ध रूप से बात कर रहा हूं मैं, ये उस दोनों के बीच की स्थिति है। हमने क्या किया था, जो आग बड़े बड़े पेड़, जो पेड़ होते थे, बांस होते थे, उनके टकराने से, ज्वालामुखियों के फटने से, या उल्का पिंडों के गिरने से, या फिर बिजली गिरने से जो आग उस समय जो बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे उनमें जो फैल जाया करती थी, उनको हमने नियंत्रण में लेना सीखा था। और ये जो आग की जो खोज है जिसे हम बोलते हैं, वो दरअसल नियंत्रण में लेने की खोज थी। वो एक तरीका की खोज थी कि हम उसको किस तरह से नियंत्रण में ले सकते हैं या नियंत्रण में रखते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं। और आग की जो खोज थी, वो उस समय जो मानव जाति की जो समझ थी, वो आज भी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के द्वारा वही समझ का उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में बहुत अच्छा काम किया था विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान करके एक पुस्तक आई थी हिंदी में, 1956 में आई थी, और आत्माराम संस द्वारा प्रकाशित हुई थी। और उसके जो अंग्रेजी के राइटर हैं वो येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनका नाम है जेम्स वी कॉनेंट। तो उन्होंने ये कहा था कि जो आग की खोज जो जब की गई थी, उस समय जो आदि मानव की जो समझ थी, जो बुद्धि थी, विवेक काम कर रहा था, वही बुद्धि विवेक वर्तमान में आज वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में काम करता है। वो क्या करते हैं, तो वो दो चीजों को पर काम करते हैं मूल रूप से। एक होता है जो दिखाई दे रहा है सामने, जो वस्तुएं हैं या जो पदार्थ है हमारे सामने, जिसे हम परिवेश बोल सकते हैं। एक होता है परिवेश और एक होता है उसमें घटित होने वाली घटनाएं, है ना। तो दो तरह की बातें आती हैं, एक होता है परिवेश और दूसरा होता है घटनाएं। अब ये जो परिवेश में जो समानता और असमानता पाई जाती है परिवेश में, और जो घटनाएं होती हैं वो सामान्य और असामान्य होती है। तो जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है वो क्या करता है, समानता और असमानता के बीच में भेद करता है। और वो किस आधार पर करेगा, जो हमारा पुराना इतिहास है, जो पुरानी हमारे पास जानकारी है, जो पुरानी जो हमारे दिमाग में जो जानकारी फीड है, या जो चित्र हमारे मन में आज भी बने हुए हैं घटनाओं को लेकर के या परिवेश को लेकर के, तो वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और कुछ नए निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है विज्ञान में। और यही बात कही थी जेम्स कॉनेंट ने। अब जो आग थी, आग का जो उपयोग था वो मूल रूप से तीन रूपों में किया जाता था। पहला है आग का से मिलने वाला प्रकाश। तो जो आग का जो प्रकाश होता था वो रात के समय उपयोगी होता था। दिन में तो सूरज से हम लोग काम चला लेते थे, रात के समय उससे जो प्रकाश का मिलता था तो उससे हम अपने कार्य कर सकते थे। दूसरा तो आग से मिलने वाली तपन। तो जो जब हम आग जलाते थे, उसके आसपास रहते थे, तो जो जानवर लोग होते थे उस आग से डरते थे, है ना। तीसरा उसका उपयोग होता था कि जो आग से के द्वारा जो फल फूल कंदमूल फल जो होते थे या जो मांस होता था, संयोगवश कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता था, आग के चपेट में आ जाता था कोई जानवर या कोई व्यक्ति, तो वो जल जाता था, आधा जल जाता था या पूरी तरह से जल जाता था। तो उससे जो मांस प्राप्त होता था या कंदमूल फल जो प्राप्त होते थे, तो उसका भोजन के रूप में उपयोग होता था। तो इस तरह से आग को हम पहली वैज्ञानिक उपलब्धि बोलते हैं, क्योंकि उसने हमारे आदि मानव के जो चिंतन बुद्धि विवेक था
उसमें एक बात उसी समय गहराई से बैठ गई थी कि हमने तुलनात्मक अध्ययन करना चालू कर दिया। किन किन बातों को लेकर के? एक तो परिवेश को लेकर के और दूसरा घटनाओं को लेकर के। परिवेश पे हमने समानता और असमानता में तुलना करना चालू कर दिया, और जो घटनाएं थी उसमें सामान्य और असामान्य घटनाओं के बीच में हमने भेद करना चालू कर दिया। तो ये पहली वैज्ञानिक उपलब्धि है आग की। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, अब हम सभ्यताओं पर आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले सभ्यताओं के। मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी निर्मित नहीं करूंगा, मैं उनसे बचने का प्रयास करूंगा और एक ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कर करके मानव जाति ने का जो सफर है विज्ञान को लेकर के आज हम इस मुकाम तक पहुंचे, इस स्थिति तक पहुंचे हैं, उस पर चर्चा करने का सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं। यदि आपको याद होगा, आपने सुना होगा, मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी। ईरान इराक के दजला फरात दो नदियां थी, उनके दोआब के बीच में थी, और वो छोटी छोटी संस्कृतियां थी जो समय के साथ में मिटती गई, या ये बोला जाए कभी वो अपने रूप को बदलते गई। सबसे पहले बेबीलोन की संस्कृति निर्मित हुई, उसके बाद आगे चलकर असीरिया की होती है, उसके बाद आगे चल के सुमेर नाम आपने काफी सुना होगा, सुमेर की संस्कृति। और ये जो तीनों संस्कृतियां मिले जुले रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ईसा पूर्व की, जब यहाँ पर ईरान इराक के क्षेत्र में उस समय के जो पुरोहित वर्ग होते थे या पंडित वर्ग जो हुआ करते थे, वो नंगी आंखों से अंतरिक्ष का अध्ययन किया करते थे। वो चीजों का बहुत गहराई से अध्ययन किया करते थे, आंकड़ों को लिखा किया करते थे, ग्रहण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगते हैं उनकी समय अवधि के बारे में लिखा करते थे। और इस तरह से ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होते गई। इसी तरीके से अन्य भारतीय सभ्यता में, चीन की सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में ग्रहण को लेकर के अध्ययन जारी रहा। और एक समय ये आया कि यूनान ने दो सभ्यताओं पर आक्रमण किया। पहला तो उन्होंने किया मेसोपोटामिया की सभ्यता पर, और दूसरा उन्होंने आक्रमण किया मिस्र की सभ्यता पर। जब उन्होंने अध्ययन किया तो लूटपाट के दौरान उन्हें काफी पुस्तकें उपलब्ध हुई, और इन पुस्तकों में ग्रहणों का अध्ययन था, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, और वहां के परिवेश का, जो वहां के मौसम का अध्ययन था। और वो जो अध्ययन किए गए थे, जो आंकड़े कच्चे जो अध्ययन थे, उनके साथ में जो वहां के जिन्होंने अध्ययन किया था उन लोगों की टिप्पणियां साथ में संलग्न थी। और जब यूनान के लोगों ने, या मिस्र के सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से जब इन अध्ययनों को, जो कच्चे जो आंकड़े उपलब्ध हुए, जब वो अपने साथ यूनान ले गए, तो उन्होंने उसको ये नहीं किया कि उनको जला दिया, कि भाई वो जो पुस्तकें मिली थी उनको उन्होंने जला दिया, बल्कि उन्होंने उस पर रुचि दिखाई, और रुचि दिखाने के साथ साथ उनका अध्ययन किया उन्होंने। और उस समय की जो यूनान की कुछ अपनी मान्यताएं भी थी, उसके साथ उन्होंने उनको जोड़ने का काम किया, और जोड़ने के साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत सारा नया काम किया। बहुत सारी जो नई नई मान्यताएं थी ब्रह्मांड के संरचना को लेकर के, हमारे सौर मंडल को लेकर के, ग्रह उपग्रहों को लेकर के, खगोल को लेकर के, क्योंकि खगोल को लेकर भी दो तरह की मुख्य रूप से अलग अलग मान्यताएं थी। तो यूनान ने बहुत सारा कुछ नया भी किया। क्योंकि उन्होंने रुचि दिखाई हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुए आंकड़ों पर, और मिस्र से हुई जो आंकड़े, कच्चे जो अध्ययन के आंकड़े उपलब्ध हुए थे, उस पर रुचि दिखाई और उसको काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, फिर जब ये अध्ययन हुआ तो वो एक चीज करने में सक्षम हो गए, वो था भविष्यवाणी करने में। ये जो बेबीलोन के लोग थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, और जो मिस्र के सभ्यता के लोग थे, वो केवल अध्ययन कर रहे थे। वो ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण थे, उनकी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं थे। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, और ये बात खुद इतिहासकार हेरोडोट्स, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोट्स, और चिकित्सक जेनोफेन,
नामक दो विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में ईसा पूर्व में लिख दिया था इस बात को, इस घटना के बारे में, कि एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स नामक गणितज्ञ ने कुछ राजनीतिक कारणों को देखते हुए, उस समय एक युद्ध भड़कने वाला था यूनान में, तो उस युद्ध को टालने के लिए उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। वो थी 28 मई 585 ईसा पूर्व में होने वाले ग्रहण को लेकर के। उन्होंने लोगों को डराया, डर का माहौल निर्मित किया उन्होंने कि भाई 28 मई 585 ईसा पूर्व में सूर्य ग्रहण होगा और इससे डरो। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का है और ईश्वर नहीं चाहता है कि दो देशों के बीच में युद्ध भड़के। तो जब ये भविष्यवाणी जैसे ही सूर्य ग्रहण लगा तो लोगों को लगा वाह, मतलब कि ये जो गणितज्ञ थेल्स थे उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। और जब ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो लोगों ने इस बात पर विश्वास किया कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये पहली भविष्यवाणी मिलती है। इसी तरह की भविष्यवाणी हमारे भारतीय ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलती है। महाभारत के समय की एक भविष्यवाणी मिलती है चीन में, वहां पे भी युद्ध को टालने के लिए इसी तरीके से एक मोजी, MOZI, और यदि कुछ उसका एक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किया जाए भारतीय भाषा में तो उसका एक उच्चारण मोदी भी होता है, मोदी। तो मोदी नामक एक व्यक्ति ने भी उस समय भविष्यवाणी की थी और उन्होंने युद्ध को टाला था भविष्यवाणी करके, सूर्य ग्रहण को बता करके। इस तरह की भविष्यवाणियां के सभी सभ्यताओं में एक एक दो दो उदाहरण मिलते हैं पढ़ने में। और इसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं यूनान पे, है ना। तो इस तरीके से यूनान ने बहुत कुछ सीखा उन्होंने, जिसमें पाइथागोरस का नाम आता है, पाइथागोरस के शिष्य फिलुलस का नाम आता है, फिलुलस के बाद अपने थेल्स गणितज्ञ का नाम आता है। इसके बाद एक पूरी श्रृंखला गुरु शिष्य की जो परंपरा आती है, हमें नाम सुनने में आता है। प्लूटो के सॉरी सबसे पहले सुकरात के शिष्य रहे प्लूटो के शिष्य रहे अपने अरस्तु के भी शिष्य रहे, टॉलमी जिन्होंने सौर मंडल की संरचना के बारे में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। वो बात अलग है कि वो गलत साबित हुआ आगे चल करके, परंतु एक परंपरा चली आई, है ना। अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई ईसा पूर्व की। लगभग 50 ईसा पूर्व इस यूनान पर आक्रमण कर दिया किसने? रोम वालों ने। जब रोम वालों ने आक्रमण कर दिया यूनान पे तो उन्होंने काफी कुछ यूनान से सीखा। उन्होंने राजनीतिक परिवेश, लोकतंत्र को अपनाया वहां पर, और स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता के साथ समानता की बात की। उन्होंने वहां से कला को लिया, है ना, और तकनीक को उन्होंने यूनान से लिया। और परंतु उन्होंने एक चीज बहुत किया, उन्होंने जो गलत किया, उन्होंने कभी भी विज्ञान की जो परंपरा होती है कि यदि हमारे पास कोई ज्ञान है तो उसको हमको आगे बढ़ाना है, उसको हम यदि स्थिर कर देते हैं तो वो वहीं के वहीं विलुप्त होने लगता है, या ये कहा जाए विलुप्त नहीं होगा तो उसमें एक तरह से जब यदि कुछ नयापन नहीं आएगा, उसमें कोई अनुसंधान नहीं होंगे तो वो समय के साथ में जड़ता आने लगेगी, समाज में जड़ता आने लगती। और यही गलत काम किया रोम ने कला तकनीक का उपयोग किया, यूनान से लिया, चिकित्सा के क्षेत्र में उसने उधार लिया वहां से ज्ञान का, और सब कुछ किया। और आपने देखा कि ईसा पूर्व 50 से लेकर के 500 ईस्वी तक उन्होंने रोम में एक बहुत स्वर्णिम युग देखा अपना। परंतु इसके बाद भी आप देखिए कि उसने एक भी इन 500 सालों में एक भी वैज्ञानिक उपलब्धि रोम में देखने को नहीं मिलती है, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक महिला गणितज्ञ थी, वैज्ञानिक थी, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमको वहां पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक वहां की गणितज्ञ थी, वैज्ञानिक थी, महिला थी, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो रोम ने अपने पूरे स्वर्णिम युग में भी कुछ भी नया काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जितना कुछ भी उधार लिया उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात करते हैं इस्लाम के आने के 100 साल बाद की बात करते हैं। उस समय क्या हुआ कि लगभग 790 के ईसा में बगदाद में एक खलीफा हुए। उन्होंने यह कह के एक नई क्रांति लाई कि
एक पुस्तक के बदले में 4-4, 5-5, 2-2 गांव दान में दे दिए जाते थे एक पुस्तक की वजह से। उन्होंने सभी सभ्यताओं को जो विद्वान हुए थे, भारतीय विद्वान जो थे, उन्होंने भारतीय लोगों को, विद्वानों को अपने यहाँ पे बुलवाया। बगदाद की बात कर रहा हूं मैं, बगदाद शहर में उन्होंने चीन से विद्वानों को बुलवाया, मिस्र से, यूनान से विद्वानों को बुलवाया, उनकी पुस्तकों को बुलवाया, बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने उनका अनुवाद करवाया। और एक अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने एक नए बहुत सारी प्रकाशिकी को लेकर के भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी मान्यताएं सामने आती हैं, एक सकारात्मक वातावरण लोगों के बीच में जब मिलता है अपने अपने मतों को रखने का, तो बहुत उनके बीच में जब द्वंद्व होता है तो विज्ञान जो है वो एक निर्णायक भूमिका अदा करता है आगे चल करके। तो इसी तरह की जो स्थिति है वहां पे खलीफा के द्वारा निर्मित की गई, और इसी कारण से लगभग 300 वर्षों तक इस्लाम, या जिसे अरब जगत बोला जा सकता है, अरब जगत कहा भी जाता है, तो अरब जगत ने अपना स्वर्णिम युग देखा। परंतु आगे चल करके क्या हुआ, ये बात है 1258 के समय की बात है कि जब मंगोल लोगों ने अरब जगत पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया गया तो वहां जाके जो अरब की जो सभ्यता थी, या ये कहना चाहिए जो उसका स्वर्णिम युग था, वहीं से वो पतन की ओर पतन हो जाता है उसका, अरब जगत का। परंतु कुछ लोग ये कहते हैं, आप सभी लोग विचार कीजिएगा, यदि मेरे पास कोई धन संपदा है, मेरे पास सोना है, चांदी है, पैसा है, कोई मतलब भौतिक रूप में है, तब तो किसी भी जो बाहरी आक्रांताएं जो होते हैं वो उसको छीन सकते हैं, लूट सकते हैं। परंतु क्या विज्ञान को लूटा जा सकता है? क्या जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी जो उपलब्धियां हैं, क्या उसको छीना जा सकता है? वो कभी भी नहीं छीना जा सकता है। वो कब नहीं छीना जा सकता है? जब वो हमारी पुस्तकों में ना हो। यदि हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारी परंपराएं यदि केवल पुस्तकों तक सीमित हैं, तब तो पुस्तकों को आप यदि ले जा लेंगे, उनको जला देंगे, तब तो हमारा पूरा का पूरी जो हमारी जो ज्ञान की परंपरा है या विज्ञान की जो परंपरा है वो तो नष्ट हो जाएगी। यदि हमारा वही ज्ञान, वही हमारा विज्ञान हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में देखने को मिलेगा, तो कभी भी कोई भी बाहरी आक्रांता हमसे हमारे ज्ञान को नहीं छीन सकता। यही स्थिति निर्मित हुई थी अरब जगत में। तो उनका ये दावा जो कहा जाता है कि मंगोल ने हम पर आक्रमण किया और उन्होंने हमारी ज्ञान विज्ञान को छीन लिया, यदि वास्तव में अरब जगत में लोगों के व्यवहार में, आचरण में उनका ज्ञान विज्ञान संस्कृति के रूप में घुल मिल गया था, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं छीन सकता। तो ये तर्क अरब जगत का भी पूरी तरह से गलत है कि मंगोल ने हम पर आक्रमण करके हमारा पूरा ज्ञान विज्ञान नष्ट कर दिया, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, अब जैसे नागासाकी का हम जापान का देखते हैं, तो ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पे भी तो कितनी बड़ी रूप में तबाही हुई थी, परंतु उन्होंने अपनी परंपरा को आगे, चूंकि उन्होंने आचरण में बनाया हुआ था, अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में वो उपयोग में लाते थे अपने ज्ञान विज्ञान को, इसलिए उन्होंने दोबारा रिकवर होने में उनको समय नहीं लगा। परंतु यदि हमारे आचरण व्यवहार में ये देखने को नहीं मिलता है तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी अनुवाद की परंपरा की बात की, जो बगदाद में 790 ईसा पूर्व से खलीफा के द्वारा हुआ था। इसी तरीके से 1225 या 35 में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 1225 या 35 ईसा से स्टार्ट होता है और ये 1280 तक जाता है, जब अरब साम्राज्य, जब मंगोल के द्वारा जब आक्रमण हुआ 1258 में, उसके पहले से ये हुआ कि अनुवाद का जो कार्य है वो स्पेन में होने लगा था। उन्होंने क्या किया, जो अरबी भाषा में जो पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान जो खलीफा के द्वारा एकत्रित किया गया था, उसका अनुवाद यूरोप में लगभग 80-35 लगभग 55-65 वर्ष तक उन्होंने पूरी दुनिया के ज्ञान का अनुवाद किया और लैटिन भाषा में उसका अनुवाद किया। और इस परंपरा को उन्होंने अपने अपने उस समय जो विश्वविद्यालय नए नए खोले जा रहे थे, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, इन दोनों विश्वविद्यालय में उसको चर्चा का विषय निर्मित किया। और आज हम देख सकते हैं कि यूरोप हमसे काफी अधिक मात्रा में विज्ञान और तकनीक के मांग के मुद्दे पर बहुत आगे बढ़ चुका है।
तो उसका कारण यही था कि उन्होंने उस परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने हमारे सबसे पहले उन्होंने विश्व शिष्य बने। उन लोग विश्व गुरु नहीं बने। विश्व गुरु बनने से पहले हमको विश्व शिष्य बनना पड़ेगा। हमें लोगों से सीखना पड़ेगा, जो तरह तरह की जो मान्यताएं हैं उनको सीखना पड़ेगा। और विज्ञान जो निर्णायक भूमिका निभाता है, वो निर्णायक भूमिका कभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं निभाता। कोई भी वैज्ञानिक का जो दावा है या उसका जो सिद्धांत है आने वाले समय में परिवर्तित हो सकता है। तो निर्णायक भूमिका हमेशा प्रकृति निभाती है। हम केवल वैज्ञानिक एक दावा करता है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दावा किया, 100 साल बाद आज उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हो रही है। क्यों सही सिद्ध हो रही है? क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकृति को जिस रूप में जाना था वह उसी रूप में है जिस रूप से उन्होंने उनको जाना था, और प्रकृति को ध्यान में रख के उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया था। इसीलिए उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो 100 साल बाद आज भी प्रमाणित हो रही हैं। तो इसी तरीके से हमको ये बात को समझना होगा कि जो इस तरह से एक यूरोप में एक नई परंपरा का जन्म होता है। इस परंपरा में एक नया नाम की मैं बात करना चाहूंगा। उनका नाम है रेने दिकार्ते। एक विज्ञान के दार्शनिक रहे हैं वो। उन्होंने क्या किया, एक लंबी समय से तक जो विज्ञान था वो स्वतंत्र नहीं था, अन्य विषयों के साथ में स्वतंत्र नहीं था। रेने दिकार्ते ने एक बहुत अच्छा विभाजन किया। उन्होंने दो दो प्रणालियों या दो दुनियाओं की बात की। पहली दुनिया थी भौतिक दुनिया और दूसरी दुनिया थी नैतिक दुनिया। तो जो भौतिक दुनिया थी उसका संबंध, उन्होंने कहा कि जो विज्ञान का जो संबंध है वो भौतिक दुनिया से है, और जो नैतिक दुनिया का जो संबंध है वो धर्म से है। ये जो वर्गीकरण जब रेने दिकार्ते ने अपनी पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत किया, तो इस वर्गीकरण को उस समय के जो पोप थे या यूरोप में जो पुरोहित वर्ग था उन्होंने स्वीकार किया। और ये जो प्रणालियां थी, ये दो दुनिया के बीच का जो वर्गीकरण था, जब दो अलग अलग दुनियाओं को स्वीकार कर लिया गया तो विज्ञान धर्म दर्शन या अन्य विषयों से स्वतंत्र हो गया। और इसी कारण से विज्ञान ने बहुत कम समय में बहुत अधिक ज्यादा उन्नति कर पाई। इसलिए आपको देखने को एक चीज और मिलेगा कि पहले के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, चाहे आर्किमिडीज की बात हो, चाहे हैरो की बात हो, लियोनार्डो दा विंची की बात हो, इन लोगों को कभी भी वैज्ञानिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। बेशक विज्ञान शब्द बहुत पुराना है हमारे भारतीय शास्त्रों में, या यदि यूरोप की लैटिन भाषा की बात करूं तो साइंटिया शब्द का उपयोग होता है। ये शब्द काफी पुराने हैं, परंतु चूंकि ये स्वतंत्र नहीं था, ये एक विज्ञान शास्त्र के रूप में एक स्वतंत्र विषय नहीं था, इसीलिए वैज्ञानिक शब्द का उपयोग सामान्य अर्थों में कहीं पर भी देखने पढ़ने को नहीं मिलता है। तो फिर वैज्ञानिकों के लिए किन शब्द का उपयोग होता था? तो उसके लिए अलग अलग शब्द थे। सबसे पहला जो वैज्ञानिक के रूप में जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनको जादूगर की संज्ञा दी जाती थी। सबसे शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आज भी जो जादूगर होते हैं, जो हमें वो कलाओं के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से कुछ हमको कर्तव्य दिखाते हैं, तो वो करते क्या है? उन कर्तव्यों को तो हम भी घर में दोहरा सकते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं? वो दरअसल क्या करते हैं, कुछ बातों को छुपा ले जाते हैं। तो वो जो छुपाना है, वो एक जो रहस्य है जिसे कुछ छुपाया जा रहे हैं, वही है जादूगरी। आग की जो खोज थी, हम बेशक आग को नियंत्रण में लेना सीख चुके थे, बेशक हम उसको काफी कुछ हम उसके बारे में जानते थे। हम उस समय ये इस बात को नहीं जानते थे कि आग को नियंत्रण में लेने के लिए या आग के जलते रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमको बेशक नहीं पता था। पर फिर भी वो एक तरह से रहस्य के रूप में जो लोग उसका उपयोग करते थे उनको जादूगरों की संख्या दी जाती थी। आर्किमिडीज के बहुत सारे जितने भी प्रयोग हैं उनको यूनान में जादूगर की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद एक जो वैज्ञानिक आए तो उनको भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैज्ञानिकों को एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में संज्ञा दी गई। इसके बाद भविष्यवक्ता के रूप में एक नई संज्ञा और दी गई, युद्ध विशेषज्ञ। आप यदि इतिहास में पढ़ेंगे तो काफी लोग हैं, जिसमें लियोनार्डो दा विंची है, गैलीलियो है, अभी तक यूरोप के भी कुछ वैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के मुझे
जर्मन के वैज्ञानिक, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन वैज्ञानिकों ने अपने आप को युद्ध विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है। और परंतु ये जो वैज्ञानिक शब्द का जो प्रचलन है, ये 1831 में हमको देखने को मिलता है, जब एक सोसाइटी थी, जब उन्होंने विज्ञान और जो वैज्ञानिक शब्द को सबसे पहले जो उन्होंने परिभाषित किया था। और इस तरीके से जो विशुद्ध जो वैज्ञानिक है, विशुद्ध विज्ञान जो शब्द जो आया, जो प्रचलन में आया है, ये 1831 से सबसे पहले संज्ञान में आता है, जब एक संस्था थी, उसका नाम था ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ये संस्था ने सबसे पहले विज्ञान और वैज्ञानिक शब्द को परिभाषित किया था। और इसके पहले एक और शब्द वैज्ञानिकों के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिसको बोला जाता था प्राकृतिक दर्शन। मतलब विज्ञान को दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो इस तरह से काफी विज्ञान ने अपनी यात्रा नए अलग अलग रूपों में यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और वर्तमान में जो पिछले 100 सालों में जो विज्ञान में परिवर्तन आया, उसके बारे में संक्षिप्त में एक चर्चा और करना चाहूंगा। पहले जो विज्ञान का जो स्वरूप होता था, वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। मान के चलो, न्यूटन ने, जैसे मैं बात करूं, गुरुत्वाकर्षण खोज की किसने खोज की, या गति के समीकरण किसने दिया, तो मैं बोलूंगा न्यूटन ने दिए, है ना। परंतु आज वर्तमान में जो खोजें होती हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होती है। अधिकतर जो खोजें होती हैं वो समूह में की जा रही है ना। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि पहले जो वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हासिल होती थी मानव जाति को, वो एक क्षेत्र विशेष तक या एक देश तक या कुछ देशों के समूह तक ही जाके प्रसारित होती थी, और समय के साथ में कभी कभी वो भुला दी जाती थी, है ना। परंतु आज जो वैज्ञानिक खोजें का जो स्वरूप है, वो अंतरराष्ट्रीय है या फिर वैश्विक। मतलब जो वैज्ञानिक जो खोजें हैं, उन उपलब्धियों का जो उपयोग किया जाता है, वो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, वो वैश्विक हो चुका है। फिर एक और नई चीज पता लगती है कि विज्ञान का एक जो स्वरूप है, वो संस्थागत हो गया है। मतलब तरह तरह की विश्व में अनेक देशों में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सहकारी संस्थाएं हो गई हैं, जो खोजें करती हैं और अपने जो दावे होते हैं वो प्रस्तुत करती हैं। अभी पिछले 4-5 सालों से हम देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज भी जो पहले दिए जाते थे, वो व्यक्तिगत दिए जाते थे, परंतु अभी जो नोबेल प्राइज है वो सामूहिक स्तर पर दिए जा रहे हैं या किन्हीं ना किन्हीं संस्थाओं को दिए जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है। इसके अलावा एक और परिवर्तन, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है जो विज्ञान में आया है, वो पिछले 400 वर्षों में आया है, वो है पद्धति युक्त। कहने का अर्थ ये है कि हम कभी भी कोई भी वैज्ञानिक जो है, वो अपनी जो खोज की जो शुरुआत करता है, वो कोरी स्लेट से नहीं करता है कि भाई एक मेरे पास स्लेट है, कोरी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा और मैं लिखना चालू कर दूं। कभी वो ऐसा नहीं करता है वो, बल्कि जो वैज्ञानिक परंपरा आ रही है या किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में एक कोई खोज किया है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है जो हमारी खोज है, वो जो पुराने जो वैज्ञानिक है उनकी खोज को संशोधित, परिवर्तित, अधिग्रहण कर ले, है ना। तो ये बिल्कुल संभव है, परंतु हम कभी भी नए कोरी स्लेट से शुरुआत नहीं करते हैं। हम जो हमारी जो वैज्ञानिक परंपरा है, जो हमारे गुरु मतलब गुरु शिष्य की जो परंपरा जैसी एक जो व्यवस्था है, उसके तहत हम वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आज विज्ञान के इतिहास बोध पर, उसको इतिहास नहीं कहना चाहिए, बीच बीच में मैंने कुछ तथ्यात्मक विचार रखे, कुछ वैज्ञानिकों के नाम गिनाए आपको, कुछ सभ्यताओं के बारे में बात की। परंतु मेरा आज की चर्चा का जो उद्देश्य था, वो इतिहास का नहीं, इतिहास बोध के विषय को लेकर के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। और आपके जो कुछ भी प्रश्न है वो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक छात्र है मोहन सिंह जी, इनका निवेदन आया है कि ये वाली चर्चा हफ्ते में 2 बार। क्या चीज? ये वाली चर्चा विज्ञान वाली हफ्ते में 2 बार हुई। हफ्ते में 2 बार? चलिए ठीक, कर लेंगे, परंतु प्रश्न यदि आएंगे तब तो मजा आएगा, नहीं तो बिना प्रश्नों के कुछ मजा नहीं आएगा। और मैं अकेले सिर्फ अपनी बात को रखूंगा और कोई किसी तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, तो फिर मैंने 2 बार तो नहीं कर पाऊंगा, एक ही बार बहुत अच्छा होगा।
ये मेरे को है कुछ प्रश्न। अच्छा पहले बाकी लोग पूछे फिर मैं लास्ट में पूछूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अजीज साहब, मेरा सवाल ये है, मैं राहिल बोल रहा हूँ जी जी कि सर। डिस्कवरी और इन्वेंशन, खोज और आविष्कार में क्या फर्क है? अभी जो जी आग, जी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो है, जी। क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल डिस्कशन में हम कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन आज हाँ ये हाँ एक, जी जी हाँ, जी मैं इसका बीच में एक अंतर ये है कि जो प्रकृति को जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है, या जो प्रकृति के जो नियम है ना, जिसे हम विज्ञान के नियम के रूप में जानते हैं, प्रकृति को जो जानना है वो कहलाती है विज्ञान की खोज। और प्रकृति का उपयोग करके जब चीजों को भौतिक रूप में ले आया जाता है उसको कहते हैं आविष्कार। थैंक्स थैंक्स। जी सर। अच्छा मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने जान लिया, उसको फॉर्मूला बना दिया, वो तो है खोज। और उनके सिद्धांतों का उपयोग करके हमने सैटेलाइट बनाया, उसके ऊपर चढ़ा दिया आसमान में, और जी अब उसको यूज कर रही है, वो है आविष्कार। जी बिल्कुल। तो एक कोई तरीके और से ये अन्य कह व्यक्ति? सकते हैं सर कि जो साइंस है वो खोज है, और जो टेक्नोलॉजी है वो आविष्कार है। बिल्कुल 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 सही। जी, जी। जी, और किसी के प्रश्न है क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, जैसा कि आज आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता या और मिस्र की सभ्यता आदि के बारे में बताया, तो सर मैं ये जी पूछना चाहता हूँ, मैंने कक्षा 9 में ये पढ़ा था कि सूर्य घड़ी या अन्य जैसे कि समय को 360 डिग्री या अन्य इसमें बांटना। सर ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हुई थी, जी। तो सर इसमें इन्होंने जो खोजें करी थी, वैसे तो ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो 100 में या उसमें बांटी जाए, परंतु सर इन लोगों ने 360 में ही क्यों बांटी थी? वृत्त को 360 डिग्री के अंश में ही क्यों बांटा सर? देखिए, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है। आप चाहें तो उसको 250 में भी बांट सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। हम्म। हाँ। ये, और सर हाँ हाँ बोले। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कागज बनाने का आविष्कार भी जो था, ये हाँ। इन्होंने अरब अरब के लोगों ने किया था, या कई जगह मैंने पढ़ा है कि चाइना के जी लोगों ने किया था। तो सर मैं जी। इस चीज में कंफर्मेशन चाहता हूँ कि अरब के लोगों ने किया था और चाइना के लोगों ने आक्रमण करके उन्हें ले लिया था, या चाइना के लोगों के ये आविष्कार था कागज, उसको अरब के लोगों ने ले लिया था? मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो मूल आविष्कार है वो चीन के माध्यम से हुआ है। और इसको उन्होंने काफी समय तक उसको छुपाया रहा कि वो हम कागज किस तरह से बनाते हैं। उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो विधि है, उसको उन्होंने लंबे समय तक छुपाए रखने का प्रयास किया गया। हालांकि अरब के लोगों ने उसको, कहते हैं कि रूप बदल के जो जासूस जो लोग होते हैं, उन्होंने वहां पे जाकर और ये जो कपास होता है ना, कपास के माध्यम से उन्होंने उस समय बनाते थे। पेड़ पौधों के जो कपास निकलता है उसके द्वारा वो पहले बनाया जाता था, और उसको उन्होंने, अरब वालों ने जासूसी के तरीके से द्वारा उसको सीखा था। जी। और सर जैसे कि आपने पूछा था कि आग एक खोज है या आग एक आविष्कार है, सर आग की खोज जो थी, ये सर जी। मध्य पाषाण काल में हुई थी या नव पाषाण काल में हुई थी? सर इन दोनों में कंफर्मेशन नहीं आ रहा है अभी मेरा। दरअसल एक चीज आपको मैं बताऊं, आग की खोज, जी जैसा मैंने अभी आपको 3 नाम गिनाए थे। जी हमारी जो प्रजाति है होमो जी। सेपियंस, हम लोग हाँ जी। सेपियंस है ना। जी। इसके पहले होमो इरेक्टस, जो लगभग हम्म 70,000 वर्ष पहले समाप्त हो गई है ना। हम्म, और उसके भी उसी समय एक और जो प्रजाति थी, जी। होमो एर्गेस्टर करके है एक और प्रजाति। तो आग का सर उपयोग तो ये लोग भी करते थे भाई, हम्म। है ना। तो सर और सबसे पहले इसी ये जो हम घर्षण वाली जो पढ़ते हैं ना, कि दो पत्थरों के टकराने से जो हुआ, ये आविष्कार है। ये एक तरीका है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिसको हम हाँ सबसे पहले, जिसको वैज्ञानिक उपलब्धि जिसको हम बोलते हैं आग की खोज, वह वास्तव में ना ही खोज थी ना आविष्कार था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। एक फ्रांस में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है लेवाजे। हो सकता है मेरे उच्चारण में गलती हो,
वो इसलिए क्योंकि वो एक फ्रांसीसी नाम है। फ्रांस से जब वो अंग्रेजी में जाता है तो फिर अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ आता है तो और उसका रूप बदल जाता है। जैसे एरिस्टोटल सही नाम है पर हम उसको अरस्तु अरस्तु बोल देते हैं, है ना। प्लेटो एक अलग नाम, हम उसको प्लूटो बोल देते हैं। तो थोड़ा नाम में मत भ्रमित होइएगा। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ 1775, मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1789 में। तो उसके 4 वर्ष पहले 1775 में सबसे पहले लेवाजिये ने इस बात की खोज करी थी कि आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, अब आप ये सोचिए 1775 में ये खोज हो चुकी है, 1890 तक किसी भी विश्व के किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं पता थी। उनको ये बस पता थी कि हवा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक हवा होती और एक में ऑक्सीजन। 1890 तक लोगों को ये नहीं पता था। और आप ये सोचिए हवा का सबसे बड़ा जो भाग है वो काय का है, नाइट्रोजन का, है ना। तो आप ये सोचिए कि केवल दो गैसों के बारे में पता था। जैसे कि हमारा एक पंच महाभूत तत्वों का जो बात आती है, जिसमें हम अग्नि, वायु और पृथ्वी, जल और आकाश की बात करते हैं ना। तो आप ये सोचिए इतने लंबे समय तक मानव जाति में किसी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसको मिश्रण नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे यौगिक है ना। यौगिक है, नहीं पता था लोगों को ये नहीं पता था कि जो अग्नि है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं महाभूत तत्व है, मतलब महाभूत तत्व का मतलब है कि वो मूलभूत तत्व है, वो और किसी दूसरी चीजों से मिलकर नहीं बनी है। जबकि हमें 1775 में आकर लेवाजिये ने सबसे पहले प्रयोग के माध्यम से ये बात की। और उस समय केवल इन्होंने नहीं बोला था, 3 लोग थे, उसमें एक प्रिस्टले भी थे, उसमें एक शिले भी थे, जिन्होंने 1772 में ये बात की पुष्टि करी थी, है ना। तो ये बात मैं आपको विज्ञान के दर्शन पर चर्चा करूंगा, आज चूंकि वो विषय नहीं है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जो आपने बोले कि जो पत्थर, जो पाषाण युग की जो आपने बात करी, पाषाण मतलब पत्थर से संबंधित, तो जो पत्थर का आपस में जो टकराना है और उसके द्वारा आग की जो प्राप्ति है वो आविष्कार है ना। जैसे कि आज जो लाइटर है, लाइटर के माध्यम से आग की जो प्राप्ति है वो आविष्कार है। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, जो जिसे हम लाल दवा कहते हैं, और उसके साथ हम ग्लिसरीन को जब मिला देंगे उससे जो आग की प्राप्ति होगी वो आविष्कार है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति का उपयोग करके, प्रकृति को जान करके हमने आग को प्राप्त किया, ये सब आविष्कार है। परंतु प्रकृति को जानना मतलब आग को ही जानना, ये कभी भी आग की खोज के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ था, जो आग हमको नेचुरल रूप में जंगलों में जो फैल जाया करती थी, उसको हम किसी सूखे रूप में फैलाते थे। हमेशा हम आग को जलाए रखते थे, मतलब उसको चिमनी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि चिमनी तो ये आज के शब्द हैं, मतलब ये बोला जाए उसको संग्रहित करके रखते थे किसी न किसी रूप में कि वो जलती रहने चाहिए, है ना। जी, और ऋग्वेद में भी इसका है जिक्र। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम वो आग की जो हर घर में एक व्यवस्था होती थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आग की खोज वो चीज थी जिसने सबसे पहले हमको प्रकृति का बोध कराया था। प्रकृति का बोध का अर्थ है उसने हमको एक रूपता के बारे में बताया था कि दुनिया में एक चीज तो ऐसी है जो एक रूप है, वो कभी भेदभाव नहीं करती। मान के चलो एक बराबर, एक समान परिस्थितियों में एक समान परिणाम होने की जो संकल्पना जो सामने आई थी, वो सबसे पहले आग ने हमको बताई थी। उसने हमको बताया था कि मनुष्य में स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे, आग सभी को जला देगी, वो सबको खाक कर देगी। तो वो जो एक रूपता है, बिना भेदभाव करने की जो बात है, वो सबसे पहले आग ने मनुष्य को हमको सिखाया। तो आग की जो खोज है वो बहुत महत्वपूर्ण खोज है। जी सर, मैं अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि आप विज्ञान का इतिहास बताते हैं तो इसमें हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है। यदि आप एक विज्ञान इसके साथ ही हफ्ते में एक बार और आप क्लास करें और उसके ऊपर या किसी वैज्ञानिक विशेष या किसी ऐसे टॉपिक पर रखें जिसको भी हम लोगों ने अच्छे से डीपली पढ़ा हो, तो सर उस पे हम अपने जो प्रश्न हैं वो आपसे हम सही तरीके से पूछ सकते हैं। अन्यथा इनमें तो सर हमें आपके प्रश्नों में ही प्रश्न पूछना पड़ता है।
देखिए दरअसल मैं अभी वर्तमान में ये जो विज्ञान विमर्श की जो श्रृंखला अभी जो चल रही है वो इसलिए रख रही है कि पहले लोग मैं केवल स्टूडेंट नहीं चाहता, मैं जो आम पब्लिक है, जो व्यक्ति विज्ञान की जो समझ नहीं है, विज्ञान के इतिहास, दर्शन, उनकी अभिधारणाएं, उनकी विधियां, उसकी पद्धति के स्वरूप, वो कैसे काम करती है, उसकी वैज्ञानिकों के पास भी दो कार्यशैलियां हैं। एक है शास्त्रीय शैली जिसको हम आदर्श शैली बोलते हैं, और एक होती मानक कार्यशैली, है ना, जिससे हम काम चलाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं उसको डायरेक्ट बताने लगूंगा तो हो सकता है आप ना समझ पाए। पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सीखने के लिए कि हाँ हम सीखना चाहते हैं। और ये जो क्लासेस हैं यार भाई, ये तो मुझे लगता है पुस्तकों में मिल जाती हैं यार, तो वहां से पढ़े तो और भी अच्छी बात होगी। मैं उन बातों को रखना ज्यादा पसंद करूंगा जो समाज से डायरेक्ट संबंध जोड़ती हैं विज्ञान का, क्योंकि हमें विज्ञान की जागरूकता, विज्ञान के प्रति पूरे समाज को जागरूक होना बहुत आवश्यक है भाई। अजीज साहब, एक सवाल मेरा और है। वैसे मैं आग के संबंध में एक बात बता दूं ऋग्वेद के हवाले से। जी। ऋग्वेद में कहा गया हाथों की 10 उंगलियां 10 बहनों के समान है। 10 बहनें, हाथों की 10 उंगलियां 10 बहनों की तरह से हैं। जब उन्हें अग्नि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई तो वे प्रसन्न हुई। एक श्लोक है जिसका मैंने अर्थ बताया। अच्छा 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 जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमने पिछली बार बात की थी तो हमने कहा था मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, वो विज्ञान नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्या उसकी परिभाषा के अनुसार कंप्यूटर साइंस भी विज्ञान नहीं है, या हाफ साइंस कह सकते हैं? बहुत 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 अच्छी प्रश्न है। मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल बहुत सारे यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे, archive.org एक साइट है, उसमें आप विज्ञान करके शब्द को सर्च में डालिए तो बहुत सारी ऐसे पुस्तकें के टाइटल मिलेंगे, शीर्षक मिलेंगे। हर चीज के साथ में उन्होंने विज्ञान शब्द का उपयोग किया। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान शब्द, एक शब्द उपयोग हुआ, सौंदर्य विज्ञान नामक एक शब्द का उपयोग हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे जो शब्द नए नए उपयोग में आए, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये कि 1831 के पहले तक हर वह काम जो व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है उसके लिए विज्ञान शब्द का उपयोग किया जाता था। हर वह काम जो व्यवस्थित तरीके से किया जाता है उसके लिए विज्ञान शब्द का उपयोग किया जाता था। इसलिए आप देखिएगा जो पुरानी पुस्तकें हैं, वहां पे सब जगह, जैसे जो अपन लोग घर में खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाक विज्ञान शब्द भी का भी उपयोग होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। सही पूछा जाए तो कंप्यूटर साइंस जैसा भी कोई शब्द नहीं होता। इसी तरीके से आप देखिएगा, एक हमारे महाविद्यालय मतलब कॉलेजेस में क्या होता है, एक विषय होता है गृह विज्ञान, होम साइंस, जो महिलाओं को पढ़ाया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया जाता है ना। तो वो भी एक गलत शब्द है, गलत शब्द है वो, मतलब। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये किस अर्थ में गलत है। मैंने आपको क्या बोला, विज्ञान का जो इतिहास बोध है वो ये कहता है कि हम वर्तमान संदर्भ में उनकी समीक्षा करें या उसको जानें कि उसकी आज वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है ना। यदि आप 1830 के पहले की बात करते हैं तो बेशक वो बिल्कुल सही शब्द है ना, परंतु समय के साथ में उसमें जो परिवर्तन जो आया है उसके आधार पर वो गलत शब्द नहीं। तो क्या पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में नहीं है जिससे ये विज्ञान होना क्वालिफाई नहीं करता है? देखिए जो कंप्यूटर साइंस जो है, जो मैंने इंजीनियर स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा बहुत उस विषय को लेकर के मैं जानता हूँ। क्योंकि वो चीजों को बनाता है, वो ये नहीं बताता है कि 0-1 किस तरह से काम करती है। मतलब जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बीटेक, मैं आईआईटी स्टैंडर्ड को नहीं जानता हूं तो मैं उस विषय को नहीं कह सकूंगा, है ना। हालांकि ऑलरेडी उसको साइंस नहीं कहते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी उसको टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं। तो गलती उनके द्वारा नहीं है, गलती हमारे जो राज्य सरकार जो है वो नए नए बी और जो नई नई चीजें जो लाती है वो गलत करती है। जी थैंक्स जी सर। और किसी का प्रश्न है क्या? हेलो।
हाँ जी। जैसे सर समय के साथ साथ सर थ्योरी में सर बहुत बदलाव आता है, या सर कोई थ्योरी बहुत गलत भी हो जाती है, तो ऐसे सर आज के समय में क्या कुछ थ्योरी ऐसी भी होंगी जो सर आज के समय में गलत है, लेकिन वो हम उसे पढ़ के सही करके समझ रहे हैं, तो ऐसा सर कौन सी थ्योरी हो सकती है? जैसे सर एटम के ऊपर सर अभी तक हम ठीक से समझ नहीं पाए, एक सर नई थ्योरी भी आ गई है, स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ 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 बिल्कुल। आ, मैं आपको बता दूं, दरअसल जो थ्योरी का जो अर्थ होता है, भारतीय दर्शन में भी 3 तरह के सिद्धांतों की बात करी गई है ना। आप गौर कीजिएगा, थ्योरी को भी सिद्धांत कहा जाता है और प्रिंसिपल को भी सिद्धांत कहा जाता है ना। तो ये जो है, ये चूंकि आज की चर्चा का विषय नहीं है, और मुझे एक चीज नहीं, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है इसके लिए एक पूरी विज्ञान विमर्श रखा जा सकता है एक, क्योंकि मैं यदि समझाऊंगा तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकूंगा, क्योंकि फिर मुझे भारतीय दर्शनों पर भी चर्चा करनी होगी। उसमें 4 प्रकार जो बताए गए हैं कि सिद्धांत के कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, फिर यूनान में जो प्रकार बताए गए हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं, उनको भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। और हम उनको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है और कौन सही है ना। परंतु मैं आपकी प्रश्न पर सीधी सी एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि ये जो थ्योरी का अर्थ होता है, केवल की जो घटना घट रही है उसकी व्याख्या करने का, है ना। जो थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी की बात कर रहा हूं, थ्योरी मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल का भी मतलब होता है सिद्धांत। पर जो थ्योरी का जो अर्थ होता है वो होता है कि जो हमारे सामने घटना घट रही है उसकी अच्छे से अच्छी व्याख्या करना। और कोई भी जो वैज्ञानिक व्याख्या होती है वो सबसे अच्छी वह मानी जाती है जिसमें अज्ञात तत्वों की जो संख्या होती है वह कम से कम होती है ना। और ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो समय के साथ साथ गलत सिद्ध हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कैलोरिक थ्योरी है एक, ये माना जाता है कि एक कैलोरिक एक भारहीन तत्व होता है जो सभी बॉडीज में पाया जाता है ना। एक ईथर की थ्योरी संकल्पना है, वो भी पाई गई। एक फ्लोजिस्टन की संकल्पना थी, एक थ्योरी थी एक समय में। ये कहा जाता था कि आग के जलने और बुझने में फ्लोजिस्टन नामक तत्व की चर्चा की जाती थी, वो भी एक थ्योरी। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो समय के साथ साथ गलत सिद्ध हो गई। और जो आज सिद्धांत हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आगे चल मतलब हमेशा यूं ही बने रहेंगे, समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन भी हो सकता है और पूरी तरह से वो गलत भी सिद्ध हो सकते हैं भाई जी। और किसी का प्रश्न है? साहब एक सवाल मेरा और है, बल्कि एक ये है कि आप जो है विज्ञान के साथ छात्रों को जो लिबरल आर्ट्स है उसकी शिक्षा के बारे में साथ साथ क्या आपकी सोच है? जो जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो इस वजह से कि मैंने कहीं एक जर्मन साइंस राइटर के का एक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे नाम भी याद नहीं है, बुक का भी नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि अक्सर उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अक्सर जो विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं कई बार वो ज्यादा कट्टरपंथी या फंडामेंटलिस्ट बाय नेचर होते हैं, लेकिन जो लिबरल आर्ट्स को पढ़ते हैं इस तरीके को, उनका जो समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो कई बार वो ज्यादा लिबरल होते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु स्टडी साइंस, या जो लोग साइंस विज्ञान को पढ़ते हैं। क्या आपका भी ऐसा मानना है या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल जिस तरह से उस बुक का नाम और उस ऑथर का नाम भी आपको पता हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है ऐसे। जी जी जी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग को सजेस्ट भी की जाती है सर, वो बुक जो है ना इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाई भी जाती है, शायद अब वो मैं देखूंगा। दरअसल मैं आपको बताऊं, मेरी जो इंजीनियरिंग हुई है भोपाल से हुई है और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हुई है। और हम लोगों को पुस्तक तो छोड़िए, हमको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, हमको केवल एक गाइड दे दी जाती है शिवानी जिसका नाम है, और हम लोगों ने उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा। आप समझ सकते हैं हमारी जो नीति है, जो है योजनाएं हैं वो किस स्तर की है ना। तो ये तो आज का विषय नहीं है, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि जो आपने बोले कट्टरतापन की, है ना, तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है। मैंने अपनी पुस्तक में भी इसका बहुत उस पर चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है कि विज्ञान में जैसे राजनीति में द्वंद्व होते हैं, जिस तरह से अर्थशास्त्र में भी एक
कोई पर्टिकुलर एक मॉडल है, जैसे बंद अर्थव्यवस्था है या खुली है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उनमें भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत होते हैं, है ना। परंतु जो विज्ञान है, विज्ञान में भी बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। आप सोचिएगा कि प्रकृति निर्णायक होती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मीठी मीठी बातें हैं, परंतु इसके साथ में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आप जब विज्ञान की दुनिया में कदम रखेंगे या विज्ञान का इतिहास और उसका दर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, कुछ लोगों ने तो विज्ञान के, वो हालांकि अगला विषय होगा, उन्होंने ये तक कह दिया है कि साहब वैज्ञानिक जैसे कोई लोग ही नहीं होते हैं और विज्ञान नामक कोई शास्त्र ही नहीं होता है, और ये पूरी तरह से समाज को एक छलावा है ना। और ये उसका अपना एक दर्शन है। और जो आपने जो प्रश्न कहा कि वैज्ञानिकों में इतनी कट्टरता होती है, बहुत ज्यादा कट्टरता होती है, परंतु वो जो कट्टरता होती है वो दो बातों को लेकर के। पहला, विज्ञान की विधि को लेकर के। कभी कभी कुछ वैज्ञानिक इस बात को लेकर के अड़ जाते हैं कि हम साहब बस प्रयोग विधि से जो रिजल्ट आएंगे हम बस उसी को स्वीकार करेंगे, हम इसके अलावा कोई विधि को नहीं मानते। कुछ लोग कहते भाई वो यदि आप केवल परीक्षण विधि मतलब उपयोग में यदि वो टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम है तो ही बस हम मानेंगे, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका में परीक्षण विधि को बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। उन लोगों को प्योर साइंस से कोई लेना देना नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको सुख के साधन उपलब्ध हो, बात खत्म। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो विधि को लेकर के कट्टर हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से एक पद्धति को लेकर भी बहुत ज्यादा कट्टरता होती है। वो कट्टरता इस बात को लेकर के होती है, कुछ लोग इस बात को लेकर के अड़ जाते हैं, जो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को जो उसके जो फॉलोअर्स हैं या उनको चाहने वाले हैं, वो ये कहते हैं क्वांटम फिजिक्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रीय जो भौतिकी है, जिसकी शुरुआत न्यूटन के द्वारा मानी जाती है, और जो अंतिम जो वैज्ञानिक वो हम आइंस्टीन को कहते हैं। हालांकि आइंस्टीन ने ही क्वांटम भौतिकी के लिए रास्ता दिखाया है वैज्ञानिकों को, है ना। तो हम उनको प्रणेता भी बोलते हैं, मतलब नेता बोलते हैं, शीर्ष वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं क्वांटम फिजिक्स के। परंतु आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल शास्त्रीय भौतिकी को मानते हैं। वो कहते हैं क्वांटम भौतिकी जैसी कोई चीज नहीं होती है, और ये वैज्ञानिकों का छलावा है। तो बहुत सारी विज्ञान में भी बहुत कट्टरता है, और उनको भी कला की आवश्यकता है, सृजनात्मकता की आवश्यकता है, और किसी एक तरह की विधि या पद्धति का केवल एक ही मॉडल में बंधे रहने की आवश्यकता, या उस बात को मैं गलत मानता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और विज्ञान में भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वैज्ञानिकों के बीच में भी बहुत ज्यादा द्वंद्व है, उनमें भी आपस में बहुत टकराव है, और उनमें भी बहुत कट्टरता पाई जाती है। जी धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है क्या? यदि किसी का प्रश्न है, हाँ आप ही बता दें। आप पता, ऐसे तो लोग नंबर ही नहीं आने देंगे। अच्छा, जैसे आपने ये बगदाद वाली बात जोड़ी है, ये बगदाद में वो बगदाद में, हाँ, तो बगदाद जो है वो तो मंगोलों ने किताबें जला दी, तोड़ दी। उसके बाद विज्ञान का वो वहां पे दोबारा से नहीं खड़ा हो पाया। जी। इसी तरह हमारे यहाँ भी तक्षशिला और नालंदा जलाई गई है, हाँ, और हमारे यहाँ भी जो है वो दोबारा से नहीं खड़ा हो पाया। यानी कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच की कमी तो हमारे यहाँ भी रही है। हाँ, भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी मैं वर्तमान को देखकर तो कह सकती हूँ कि है, और ये भी कह सकता हूँ कि हम जो मुस्लिम आक्रांता लोगों ने जो हमारे भारत में आक्रमण किया, और ये आवाज आ रही है भाई, बाहर से आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी तो है हमारे भारतीय समाज में। और जो हमने एक चीज और देखा कि हमारे यहाँ पे जो वैज्ञानिक उपलब्धियां जो हमको हासिल होती हैं, हम उनको उपयोग में नहीं लेते हैं। हम उनको उनकी जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच जो वैज्ञानिक या गणितज्ञ जो अपनाते हैं, हम उनको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम ये सीखने का और जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या दृष्टिकोण थी, उनकी जो मनोस्थिति क्या थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था,
क्या समस्या थी जिसके कारण उनके दिमाग में कुछ क्लिक किया था कि यार हमको इस दिशा की ओर आगे मेहनत करनी चाहिए या आगे कदम बढ़ाना चाहिए, प्रकृति आगे मार्गदर्शक होती है तो हम उसके शरण में जाना चाहिए। तो ये कमी तो है हमारे भारतीय समाज में। हम लोग क्या चाहते हैं, और हम अकेले नहीं, ये विदेशों में भी है, ये विदेशों में भी है। हम ये चाहते हैं कि बस विज्ञान हो, उससे एक टेक्नोलॉजी का निर्मित कर लिया जाए और हम लोग बस सुख सुविधाओं का भोग करें और उस चीज को ना जाने कि वो प्रकृति में ऐसी वो क्या चीज थी जिसका उपयोग करके हमने टेक्नोलॉजी या उससे संबंधित जो सुख सुविधाओं के जो साधन है उनको निर्मित किया। तो ये कमी तो है हमारे भारतीय समाज में। मैं ये कहना चाहूंगा कि अजीत जी ने बहुत अच्छी चर्चा की, बस सिर्फ इसमें भारतवर्ष में विज्ञान का इतिहास रह गया। उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध तक तो भारत विज्ञान में बहुत अधिक था, लेकिन यंत्र संस्कृति से बड़े नुकसान हुए। दो कारणों से हम इतिहास में बहुत पिछड़ गए, विज्ञान में पिछड़ गए। एक तो महाभारत में इतना विनाश हुआ, उसके कारण भारतीय ऋषियों ने, भारतीय विद्वानों ने यंत्र संस्कृत पर रोक लगा दी, सिर्फ उसके रिजल्ट बताए और यंत्र संस्कृत पर रोक लगा दी। दूसरा, महाभारत युद्ध में क्या हुआ कि शिष्य ही गुरु से लड़ गए। परशुराम ने जो शिक्षा कर्ण को दी, परशुराम ने जो शिक्षा भीष्म पितामह को दी, उसका दुरुपयोग अपने गुरु को हराने में ही कर दिया। उससे एक नई परंपरा चली हुई कि गुरु अपने शिष्य को कोई नई चीज सिखाने से बचने लगे। और ये आया कि फुरे मंत्र जब करे दुराई, जब छिपाव करेंगे तभी वो मंत्र सिद्ध होगा। इन दो सिद्धांतों की वजह से भारत विज्ञान में बहुत पिछड़ गया। अब मैं अगली बार ये चाहूंगा कि अजीत जी बताएं कि कौन सी चीज, कौन सा ज्ञान कब विज्ञान हो जाता है, कब दर्शन हो जाता है। दर्शन और विज्ञान के बीच में एक बड़ी बारीक सी रेखा है और वो रेखा कब टल जाती है, जैसे कला के बीच में एक रेखा है कि अगर हम कोई गड्ढा खोदते हैं तो हम केवल मसल पावर का उपयोग करते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हैं। तो जिसमें केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग होता है वो मजदूर कहलाता है। आपने कहा गड्ढा खोद दो, उसने खोद दिया, उसको ये मालूम नहीं कि इसके बाद क्या करना है। अगर उस गड्ढे का डायमेंशन हम बना दें कि 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, ये जो काम करता है वो कारीगर होता है वो, उसको भी फिजिकल लेबर करना पड़ता है, लेकिन उसका बुद्धि है, उसने पटरी पेंसिल का उपयोग किया। तीसरा, जब उस गड्ढे के बाद क्या करना है, उसकी मिट्टी का क्या उपयोग करना है, उस गड्ढे में हमें और क्या क्या चीज़ करना है, ये जो है तो हम इंजीनियर हो जाते हैं। और उस गड्ढे की जो संकल्पना करते हैं वो दर्शन है, वो इंजीनियरिंग है। आगे चल के बहुत जब उसका पैराफर्नेलिया बढ़ता है तो जिसमें हम अपना हृदय मन लगा देते हैं वो कला हो जाती है। और जब हम उसमें अपना हृदय लगा देते हैं तो वो आकर्षक कला हो जाती है। जब उसमें आत्मा लगा देते हैं तो वो ललित कला हो जाती है। इसी तरह विज्ञान में, टेक्नोलॉजी और विज्ञान में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको कभी मौका लगे तो बताइए। तो भारतवर्ष का विज्ञान असंगठित हो गया और हम 800 सालों की गुलामी की वजह से हमारे जो यंत्र संस्कृत पर रोक है और छिपाव की जो पद्धति है उसके कारण हम विज्ञान में बहुत हो गए। दूसरा, जो कागज की बात आई थी, कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन वो लोग कागज बांस की लुगदी से बनाते थे। इस कागज की टेक्नोलॉजी को चुरा करके बौद्ध धर्म के कुछ लोग कोरिया होते हुए जापान तक ले गए। इसके बाद कोरिया ने केवल बौद्ध धर्म के लोगों ने उसको जापान तक पहुंचाया। जापान से कुछ भारतीय और अरब व्यापारी इसको अरब तक लाए, भारत तक लाए, लेकिन भारत में ताड़ पत्रों में और कपड़े में लिखने की पद्धति भी हो चुकी थी। दूसरा, वो अपना इतना रट लेते थे कि उनको कागज में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये फिर अरब से यूरोप में गया, कागज की गति बहुत धीमी रही। अरब वालों ने ये जरूर किया कि रुई से और रुई की लुगदी से कागज बनाना शुरू किया। इसका एक लंबा इतिहास है, कभी होगा तो मिलेगा। बहुत अच्छी चर्चा है, बड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण है अजीत जी। और आपकी किताब कब तक आ रही है, एक बच्चे ने पूछा भी था, वो बता दीजिए। और मेरा बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। अंकल जी को सुनकर के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसी विषय को ऊपर बहुत अच्छे आगे से विस्तार किया और हमारे भारतीय संदर्भ में उसको बात रखी। तो
तो बहुत अच्छा लगा। और पुस्तक के आने का तो ये है अंकल जी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनुदान देने का तो कह दिया है, अब ये कोरोना काल थोड़ा सा ढीला हो तो हाँ। उस पर फिर आगे काम किया जा सके। आप ये पूछ लीजिए कि वो उस अनुदान में कोई ऐसा प्रतिबंध तो नहीं है कि हम ई बुक नहीं बना सकते। ई बुक नहीं, बना नहीं, के और जो लोग जो हों उनको सौंप दीजिए, ये ई बुक बनवा लीजिए, वो सस्ते में बन जाएगी, 5,000 रुपये में, 6,000 रुपये में बन जाएगी। हाँ, हाँ, अमेज़न में वो उपलब्ध है, आँख से अंतरिक्ष के नाम से पुस्तक उपलब्ध है अमेज़न पर। और किसी भी तरह की बंदिश नहीं है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किसी तरह की बंदिश नहीं रखी है। और अब प्रिंट में आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, 1-2 माह, 4 माह, नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। हाँ। जी। नहीं तो आप जरा केंद्रीय निदेशालय में आगरा जा करके या आगरा से उससे पूछिए, वो पांडे जी हैं, वो जल्दी नहीं, आगरा से नहीं, दिल्ली का है अंकल जी, दिल्ली अच्छा। वाला। अच्छा। हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। जी। चलिए, उसको बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 15 तारीख को, 15 अगस्त के दिन। बहुत अच्छा दिन है, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी लोगों से मुलाकात होगी विज्ञान के दर्शन पर। रखते हैं, सभी को नमस्कार। ठीक है। दर्शक और श्रोतागण, चर्चा संबंधी अपने प्रश्न मुझे लिख भेज सकते हैं। यदि उन प्रश्नों के उत्तर मेरी जानकारी में नहीं होंगे तो आपके मेरे संयुक्त प्रयासों से उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।